काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो जानकारी है वो जानकारी अच्छी भी है, थोड़ी सी बुरी भी है। मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा के बारे में। यूपी पीसीएस प्री 2024 जिसकी की परीक्षा इसी अक्टूबर में होनी है। सितंबर चल रहा है, लगभग एक महीने बाद, एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय है, एक महीने बाद अक्टूबर में 27 अक्टूबर को ये प्री की परीक्षा होनी थी। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी निकल करके आई है जिसके बारे में चर्चा पर चर्चा थी। आरओ का जो पेपर होना था उसके बारे में कुछ आयोग के पत्र के माध्यम से जो है जानकारी मिली कि जो पेपर होना है वो कई पालियों में होना है। चूंकि पेपर लीक हो गया है, पेपर अब लीक ना हो इसके लिए आयोग कुछ सख्त कदम उठा रहा है। कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे पेपर लीक होने की संभावना एकदम कम से कम हो। और उस स्टेप में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि पेपर को कई पालियों में कराया जाए। अगर उस परीक्षा में प्रतिभागियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, मतलब 4 से 5 लाख ऐसी कुछ संख्या होती है, तब उस पेपर को कई पालियों में कराया जाएगा। इसी संदर्भ में एक पत्र के माध्यम से यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा के बारे में भी जानकारी हुई कि ये भी जो पेपर 27 अक्टूबर को होना था, अब वो 2 पालियों में तो होता ही था, 2 दिन में होगा, 2 दिवस में 2 पालियों में पेपर ये होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। अब इसका नुकसान अगर किसी को समझ में आए ना आए, मुझे जो लगता है, मुझे तो इसका थोड़ा सा नुकसान जरूर दिखता है। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या मामला है, क्या फायदा क्या नुकसान है और अब हमको क्या करना है, किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनानी है। थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग करेंगे। सारे लोग इस बारे में अवगत थे कि ये पेपर 27 अक्टूबर को होना था यूपी पीसीएस प्री का। अब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों को होगा, सुबह 9:30 से 11:30 और शाम को 2:30 से 4:30, 2 दिवस में होगा। एक जानकारी और भी है कि अब मंडल बदल लिया जाएगा। जो अच्छी खबर नहीं है वो यही है, इस पर्पज से कि मंडल बदलेगा, मतलब कम से कम 200-300 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। कई लोगों का पहले जिले के अंदर में ही हो जाता था, जिनका जिला सेंटर बनता था। नहीं जिले में होता था तो जो एकदम सटे हुए जिले थे वहां उनको सेंटर मिल जाता था। लोग अपने साधन से किसी न किसी माध्यम से आसानी से वो पहुंच जाते थे सीधे पेपर के दिन। अब जब मंडल बदलेगा तो ये आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को एक दिन पहले वहां पर निकलना पड़ेगा। जैसे पहले होता था, सेंटर काफ़ी दूर दूर जाते थे तो बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ता था। जो लोग पेपर दिए होंगे उन्होंने महसूस किया होगा कि बड़ा उससे अंतर आ जाता था। एक दिन पहले आपको निकलना था, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ जाती थी, एक मानसिक तनाव की स्थिति होती थी। इसके वजह से जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं रहती थी, कि जिनको एक अभ्यास करने का मौका मिल जाए, वो अक्सर पेपर छोड़ दिया करते थे। बाकी जिसका टारगेट है, जिसकी तैयारी है, वो पेपर जरूर देगा। तो मंडल बदलेगा, लेकिन महिला और दिव्यांग को ये सहूलियत मिली है कि उनका मंडल नहीं बदलेगा। मतलब उनको उनके मंडल में या जिले में जो भी व्यवस्था बन पाएगी वहां पर उनको सेंटर दे दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। इस लिहाज से तो अच्छा है कि शायद ये सब सारी व्यवस्थाएं जो अपनाई जा रही हैं उसकी वजह से पेपर लीक ना हो, या फिर जो भी संभावना है उसको कम से कम किया जाए, परीक्षाएं संपादित हो, रिजल्ट आए, कार्यक्रम कुछ आगे बढ़े। बार बार वही स्थिति है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, फिर कराया जाता है, कुछ अव्यवस्थाएं फिर आ जाती हैं। जो भी पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है उसमें इस प्रकार के कई स्टेप लिए जा रहे हैं। पुलिसिंग को काफ़ी फास्ट किया जाएगा, काफ़ी स्मार्ट किया जाएगा। और एक स्टेप ये है, दूसरा ये है कि 2 दिवस में पेपर कराया जाएगा। इससे यह है कि मैनेज करने में आसानी होगी। जो भी अच्छे सेंटर हैं, जो भी मुख्यालय के सेंटर हैं, वहीं पर अभ्यर्थियों को चांस मिलेगा पेपर देने का। इससे थोड़ी सी सहूलियत होगी। अब जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि नॉर्मलाइजेशन। अगर 2 दिन में पेपर होगा तो जो पेपर होगा उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसका सामान्यीकरण किया जाएगा। तो जो भी जब सामान्यीकरण होता है तो कुछ न कुछ इसमें विवाद हो ही जाता है। हालांकि इसका फार्मूला दिया रहता है, लेकिन जहाँ जहाँ सामान्यीकरण की व्यवस्था है वहाँ पर हमने देखा है
कि कट ऑफ में अंतर आता है, अभ्यर्थी कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और कट ऑफ की आइडिया नहीं लग पाती है कि कितना कट ऑफ आएगा, उसकी आइडिया लग नहीं पाती है। अब नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पेपर है उसका सामान्यीकरण किस फार्मूले से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। सबको लगता है कि यही वाला पेपर कठिन था, उसमें मामला अंतर हो गया, मेरा तो इतना अंक बनना था, पता नहीं कैसे मेरा कम हो गया, जबकि ज़्यादा होना था उनका, तो ज़्यादा होना था उनका कम हो गया। ये सारा सिस्टम वहाँ पर आता है। इसके पूर्व में जब मेंस की परीक्षा में सब्जेक्ट हुआ करता था, यूपी पीसीएस मेंस में जब सब्जेक्ट हुआ करता था, अब तो सब्जेक्ट नहीं है, 6 पेपर है जीएस के, वो सबके लिए हैं। जब सब्जेक्ट पहले 1 होता था, फिर 2 होता था, तो जब ये सब्जेक्ट होता था तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट जो भी होते थे सबके, चाहे साइंस के हों, मैथ के हों, जो भी हैं, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। और बार बार जब अंतिम रिजल्ट आता था तो ये होता था कि कुछ विषयों को ज़्यादा वेटेज मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन के वजह से। और ज़्यादातर हमने देखा है कि अभ्यर्थी कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। जो भी अंतिम परिणाम आता था तो वो संतुष्ट नहीं रहते थे। जब भी नॉर्मलाइज होकर के आता था उसमें वो संतुष्टि उनको नहीं रहती है। जैसे जब सोशल वर्क, मुझे याद है कि एक लास्ट पेपर जब सोशल वर्क जब सब्जेक्ट था, जब हटाया नहीं गया था सोशल वर्क, उसमें हमने देखा था कि बहुत जो पेपर अच्छा गया था, जो मुझे लग रहा था थोड़ा सा ठीक है, इसमें नॉर्मलाइज होकर के बढ़ना था, उसमें घट गया था। जो मुझे लग रहा था कि नहीं इसमें तो घट जाना चाहिए, वो अप्रत्याशित रूप से काफ़ी बढ़ा हुआ था। वो घटना 2018 की है, उसमें सोशल वर्क में मैंने देखा था 2018 में। इसकी जो मुख्य परीक्षा थी उसमें मैंने दिया था, तो उसमें हमने देखा था ये स्थिति थी। तो मतलब ये है कि वो हो सकता है कि उनका फार्मूला सही हो, लेकिन जो संतुष्टि की बात है, जो मुझे लग रहा था वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब उनका कौन सा फार्मूला था, क्या था, अब मोटा माना यही जाता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, कोई पार्शियलिटी करने का कोई उनके पास ठोस रीजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी तो ये समस्या अब फिर आ जाएगी प्री में। और जो दूसरी समस्या हो जाती है कि उसमें कट ऑफ का पता नहीं चल पाता है। पेपर को देखने के बाद, अब जब 2-3 पेपर बनेंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और एक पेपर अगर किसी का हो गया है तो दूसरे में ये निश्चित नहीं हो पाएगा कि लगभग कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर अगर थोड़ा सा टफ है, अब दूसरा वाला कैसे जाएगा, तो सेक्शन वाइज थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है कि कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। और अब ये है कि ये स्थितियां थोड़ी सी हो गई हैं। कुछ इसमें अच्छी भी खबर है और कुछ थोड़ा सा ये मामला फजीहत वाला मामला है, नॉर्मलाइजेशन वाला थोड़ा सा मामला है। बाकी अच्छा ये है कि अगर चुस्त दुरुस्त परीक्षा हो और स्मार्ट तरीके से परीक्षा हो, जिसमें पेपर लीक होने की संभावना कम से कम हो, ताकि परीक्षाएं संपन्न हो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अंतिम पड़ाव पे हैं, या जिनकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाती है, तो उनके लिए बड़ा बोझिल हो जाता है वो समय काटना। बेरोजगारों के लिए, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो एक अपनी पहली नौकरी के तलाश में रहते हैं उनके लिए समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम ये है कि अगर सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त होंगी तो उनका समय बचेगा और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को मुकम्मल करके वो एक न एक पद कहीं, चाहे इसी भर्ती में या आगे की भर्तियों में, वो सुनिश्चित कर लेंगे। अब थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि लगभग 1 महीने का, मान के चलिए लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो ये सब बातें जो हो गई, इनसे बिना प्रभावित हुए जो भी अब काम करना है, इन सब बातों से बिना प्रभावित हुए, क्योंकि जो काम होना है आयोग अपना कर रहा है, जो भी सिस्टम होना है उसी में तालमेल बैठाना है। जैसे पीसीएस की जो परीक्षा है, ये पिछले 10 से 15 सालों में इतनी बार बदली है कि थोड़ा सा जिसका लंबा कार्यकाल हो गया है तैयारी का, उसके लिए बड़ी समस्या है। जो मान लीजिए अभी से तैयारी करते हैं या तुरंत जिन्होंने शुरू की है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन परिस्थितिवश जो थोड़ा सा लंबे कार्यकाल में फंस गए हैं, जिनका 1-2 पंचवर्षीय योजना जिनकी वहाँ पर चल रही है, उनके लिए बड़ी समस्या है ये समायोजन बनाना। तो अब 40 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि जो भी स्थितियां हैं इनसे बिल्कुल परे होकर के सारा काम करना है, तालमेल बनाते हुए। जो कुछ जैसा होगा वो सबके लिए है, किसी के लिए अलग नहीं है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जो है एक तरफ से पकड़ करके जो विकल्पीय प्रश्न जहाँ पर आए हैं, चाहे पूर्वावलोकन हो चाहे जो भी हो, उनको आपको रिवाइज करना है और
आपको थोड़ा सा अब इसमें समय निश्चित कर लेना है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। इतना कम समय है, अगर आप रिवीजन भी करना चाहेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, महत्वपूर्ण का मानक ये है कि जहाँ से अंक ज़्यादा आते हैं वही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट पर भी अब आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब अंत समय में आप अगर पढ़ते हैं करंट तो वहाँ से तैयारी उसकी अच्छी हो नहीं पाती है। लगभग 25 से 30 से 35% करंट के आते हैं, और जिनकी पकड़ केवल करंट पे अच्छी बन जाती है उनका हमने देखा है कि जो प्री की परीक्षा है उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कट ऑफ क्लियर करने में। वो आसानी से, मान के चलिए अगर 35 प्रश्न आता है तो 25 से 28 प्रश्न वो आसानी से कर लेते हैं। मोटा मोटा हम मानते हैं कि कट ऑफ अगर 90 क्वेश्चन होता है, सारी बात क्वेश्चन में हो रही है, अगर 90 क्वेश्चन के आसपास रहता है तो वहाँ 1/3 अंक उन्होंने सीधे सीधे केवल करंट से अर्जित कर लिया है। उसके बाद जो भी 5-6 सब्जेक्ट बचते हैं वहाँ से उनको 2/3 अंक अर्जित करने हैं। अगर मैं 70% ये कर दूं तो 30% उन्होंने यहाँ से उठा लिया है। अब सारे से मिला करके जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से मिला करके उनको 70% अंक अर्जित करना है। तो अब इस तरीके की कुछ तैयारी आपको करनी है। जो मोटी मोटी आप तैयारी कर रहे थे, एक परंपरागत तैयारी कर रहे थे, उससे आपको अब निकल जाना है। अगर आपको ये जो प्री परीक्षा अगर पास होना है, यूपी पीसीएस का मेंस देना है अगर आपको, तो आप उस स्थिति से अब बाहर आ जाइए। जो जितनी तैयारी थी उसको वहीं पर ब्रेक कर दीजिए, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करिए। अगर ये टारगेट है, आरओ अगर टारगेट है, अगले साल अगर आपको देना है तो उनके लिए नहीं है। तो आपको करंट और जहाँ से महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों का चुनाव करते हुए जो भी विकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप देखिए, ताकि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहे हैं व्याख्या सहित, तो वहाँ से उनको रिवीजन करें, ताकि जो सामान्य प्रश्न आते हैं, जो बार बार आते हैं, कुछ ना कुछ चाहे जितना टफ कर दिया जाए, यूपी पीसीएस की प्री रिपीटेड प्रश्न जरूर आते हैं। सामान्य 1 लाइनर प्रश्न मतलब भर के आ ही जाते हैं। तो अब फोकस रिवीजन पर, उन प्रश्नों पे, मतलब जो अंकदायी है, जहाँ से अंक सीधे उठते हों, वो स्ट्रेटजी यहाँ से बनाएं। अब बाकी जिनकी सम्यक तैयारी काफ़ी लंबे समय से चलती रही है तो वो अपने स्ट्रेटजी के साथ चलें और वो केवल रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि 40 दिन रिवीजन के लिए, करंट के लिए, जनसंख्या के लिए, जनगणना के लिए, तो आर्थिकी के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए ये पर्याप्त समय है अभी। लेकिन जो अचानक से तैयारी में आए हैं, 2-4-6 महीने से पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वो अचानक से अब ये गियर बदल करके इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अभी 40 दिन का समय है, प्री परीक्षा पास होने भर के लिए उनको अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की जो कार्यशाला रही जिसमें हम लोगों ने चर्चा की पीसीएस प्री के संदर्भ में, क्योंकि अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए एक चर्चा परिचर्चा अति आवश्यक है, उसकी स्ट्रेटजी आवश्यक है, और उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते जाएं। मतलब जो आप एक योजना बना लें, उस योजना को कम से कम 6 महीने, साल भर उसको फॉलो करें, उसके बाद फिर अगली स्ट्रेटजी बनाएं। तो इसलिए अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। अब जो मेरी योजना है, थोड़ी सी मैं अपनी कार्य योजना इस पे बताना चाहता हूँ कि पीसीएस, आरओ और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, 3 ऐसी परीक्षाएं हैं कि जो आसानी से आपको एक क्रम में मिल रही हैं। पीसीएस के लिए तो पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन आरओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस जो अगले साल होनी है, जिनका टारगेट पीसीएस प्री 2025 है, क्योंकि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है और जिनको पीसीएस बनना है वास्तविक तौर पे, जिसको केवल प्री नहीं देना है, जिसको केवल फॉर्म नहीं भरना है, जिसको मेंस भी देना है, जिसको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बाद चयन भी लेना है, उनको जो टारगेट करना है अगर 2025 में, तो आज से ये समझ लें कि अब उनके पास 2025 में जो प्री होगी उसके लिए भी समय नहीं है। इस जो है स्थिति के साथ वो चले, इस मनः स्थिति के साथ वो चलें कि 25 का जो प्री है वो उसके लिए भी समय नहीं है अगर अंतिम चयन लेना है। तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी है कि मैं चाह रहा हूं कि अब 2 से 3 दिनों के बाद में मैं इतिहास विषय, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसकी एक रेगुलर और प्रॉपर क्लास लेना चाह रहा हूं। अगर आपको
मेरी राय ठीक लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप इस बारे में ज़रूर लिखें। केवल इतिहास के लो या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट हो, चूँकि इतिहास में थोड़ी सी विशेषज्ञता ज़्यादा है मेरी, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर जानकारी, एक सम्यक जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा सकती है, स्पेशली प्री और मेंस दोनों के पर्पज से, जहाँ से इतिहास के सेक्शन उठते हैं। तो ये मेरी कार्य योजना है, 3-4 दिनों के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ रेगुलर क्लास। इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर भेजें। धन्यवाद।